आज भी तुम लोग नॉइस करोगे। आजादी का मतलब ये थोड़ी ना है कि क्लासरूम में भी। तो ज्यादा बातें आज मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ 2-3 बातें तुम लोग को हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि आज वो अवसर है, वो दिन है कि तुमको तुम्हारे जो भविष्य है उसको लेकर के एक जागृति, उसको लेकर के एक एहसास होना चाहिए। अब जागृति से मुझे याद आया, उदार सा जब आप कॉलेज में थे तब एक पिक्चर आई थी जागृति 1954 में। इस पिक्चर में बड़ा सुंदर गाना था। वो गाना था, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों। तो ये देश बड़े तूफानों से, बड़े झंझावतों से निकलकर आज इस मुकाम पर पहुंचा है। और आगे की राह क्या होगी, आगे की दिशा क्या होगी, ये तुम्हारे हाथ में है। और आगे का भारत कैसा होगा, क्या दिख रहा है, अगर यहां से अभी क्रिस्टल बॉल में गेजिंग करें, अगर देखें भविष्य के भारत देखने का प्रयास करें, तो क्या दिखाई पड़ता है, कैसा भारत दिखाई पड़ता है? क्या एक सुनहरा जगमगाता हुआ, चमकता हुआ, दुनिया पर एक निखरता हुआ भारत दिखाई पड़ता है? यहाँ एक चेयर खाली है, किसी बच्चे को भेज दो खड़ा है। तो देखो, आज दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं, और ये होड़ पिछले कई 100 सालों से चली आ रही है। जब से सभ्यता है तब से ये होड़ जारी है। और आज विकास के पैमाने में यूरोपियन देश को पीछे छोड़ करके अमेरिका आगे निकल गया, और चाइना आगे निकल गया, और चाइना कहता है कि हम अमेरिका को भी पीछे कर देंगे, एक समय आएगा। उनके बीच में आपस में एक प्रतिस्पर्धा है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर की है, 21 ट्रिलियन डॉलर, और चाइना 13 ट्रिलियन डॉलर का है। लेकिन चाइना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो अमेरिका को सरपास कर सकता है। भारत अभी कहां है? भारत अभी लगभग 2.3 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच गया है। और तुम लोगों को समझ में आ रहा हो कि सर भारत तो बहुत पीछे है, कहां 21 ट्रिलियन डॉलर, कहां 13 ट्रिलियन डॉलर, और इंडिया जो है वो अभी तो ज्यादा नहीं। 1979 में, 1980s में भारत जो था चाइना से थोड़ा आगे था। मतलब इंडिया चाइना से इकोनॉमी के वाइज में, और ज्यादा 400 साल पीछे जाएंगे तो इंडिया पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का 25% अकेले भारत में था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का। ये अमेरिका वगैरह तो नहीं था भी, तो जंगल था वहां उस समय। अगर आप 400 साल पीछे चल जाएंगे, उस समय भारत का जो विश्व के कारोबार में जो हिस्सा था वो 25% से ज्यादा था। भारत केवल एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज भारत सरप्लस में नहीं है, डेफिसिट में है। सरप्लस का मतलब आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो गैप है वो सरप्लस नहीं है, डेफिसिट है। यानी कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट। अब हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, हम इंपोर्ट क्या करते हैं? तेल। सब बच्चे इस बात को जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमारा इंपोर्ट क्या है? कौन सा तेल? क्रूड ऑयल। ठीक है ना, क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, उससे हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है, बहुत खपत है। और बहुत ज्यादा देश का रेवेन्यू जो है, देश का बहुत ज्यादा जो रिजर्व है डॉलर का, वो खर्च करना पड़ता है तेल को मंगाने के लिए। दूसरे नंबर पर हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं उस पर कभी खाद्य तेल होता है, कभी उस पर कोयला होता है, और कभी उस पर सोना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ की महिलाओं को सोने से बहुत प्रेम है ना, लड़की लोग नाश्ता चुपता चाहिए। तो सोना हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से, बहुत मंगाते हैं। खैर, सोना मंगाने में बुराई इसलिए नहीं कि वो एक तरह से देश का धन बनता है, और आज दुनिया का
पास है, देश के पास नहीं, देश की जनता के पास, महिलाओं कह लो तो जनता के पास है, तो वो है सोना। लेकिन सोना क्या है कि वो अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, अनप्रोडक्टिव है। माने सोना देश में इकोनॉमी को बढ़ाने में, ग्रोथ को बढ़ाने में, रोजगार को बढ़ाने में योगदान देता है क्या? दबा रह जाता है, जहां तहां बड़ा रह जाता है। एनीवेज, हम इकोनॉमी की क्लास नहीं लेंगे अभी, लेकिन तुम लोग एक मूल बात बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो सबसे अधिक इंपोर्ट है वो तो आपने देखा, जो सबसे अधिक एक्सपोर्ट है वो क्या है? ब्रेन बोला तो बच्चा, ब्रेन हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उससे हम लोग कमाते नहीं है, उससे हमारी मेधा शक्ति बाहर से जाती है। जो हमारे बच्चों की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, नौजवानों की जो ऊर्जा एनर्जी है, वो भारत को बनाने के बजाय किसी और देश को बनाती है। जैसे कह सकते हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा इंपोर्ट जो है वो है ब्रेन, तो दुनिया के ब्रेन को अपने यहाँ मंगा लेता है और दुनिया के ब्रेन को मंगा करके उससे वो नए अमेरिका का निर्माण, अमेरिका जो दुनिया का सबसे महान राज्य बन रहा है, वो इसलिए नहीं बन रहा है कि वहां के जो मूल नागरिक है वही उसको बढ़ा रहे हैं, तो पूरे दुनिया के टैलेंट को बुला रहा है और भारत की टैलेंट वहां जा रहा है। तो हमें हमारे टैलेंट को यहाँ हमारे देश के निर्माण में लगाना है कि हमारा देश आगे बढ़े। तो बच्चे जो पीछे खड़े हैं, आ जाओ बेटा, यहाँ आगे बढ़ जाओ, आगे आगे जाओ, खड़े मत हो, जो पीछे खड़े आ गए। तो और एक्सपोर्ट की जो बात मैं कर रहा था, हमारे देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो है सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज। अब बताओ, तुम लोग इस देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो? तुम लोग में से कई छात्र ऐसे हैं जो कि आईटी सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, है ना? यानी कि आप लोग तैयारी कर रहे हो कैसे देश में डॉलर बाहर से आए, क्योंकि तुम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाओगे उस सॉफ्टवेयर का पैसा बाहर से आएगा, है ना? तो ये देश का निर्माण जो होगा वो किसी राजनीतिक के द्वारा, किसी पॉलिटिशियन के द्वारा ही होगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। जो युवा पीढ़ी है, जो आज का नौजवान भारत है, और भारत नौजवान है, भारत एक युवा देश है। दुनिया के इतिहास में, सभी मुल्कों के इतिहास में ऐसा कभी कभी होता है कि वो देश नौजवान हो जाता है। और भारत का अभी वो काल चल रहा है जो कह रहे हैं अमृत काल, ये अभी स्वर्णिम अमृत काल चल रहा है भारत का, जहां ये नौजवान देश है भारत, युवा देश है भारत। भारत की जो एवरेज आबादी है अभी वो 40 से कम है, 40 से कम आबादी का देश, समझ रहे हो? एकदम नौजवान देश, युवा कुल का देश। भारत की कुल आबादी का 65% अभी 15 साल और 65 साल के बीच का है, 15 साल और 60 साल के बीच का 65%। यानी कि वैसे लोग, जो लोग अभी अपने काम करने की उम्र में हैं, जो लोग हाई एनर्जी के फेज में हैं, 60% जो भारत की आबादी है वो 60 साल से कम है, यानी कि एकदम युवा देश। और जब कभी दुनिया में ऐसा कोई देश, जब यूरोप युवा था, यूरोप ने पूरे दुनिया पे राज किया। जब चाइना युवा देश था 1970 से, चाइना की रफ्तार बढ़ गई और अब चाइना में क्या है, युवा कम है और बूढ़े ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, बूढ़े ज्यादा है, युवा कम है। भारत में क्या है अभी, बच्चे कम है, बूढ़े कम है, युवा ज्यादा है। तो फिर इसका मतलब कमाने वाले लोग ज्यादा है, काम करने वाले लोग, बच्चे काम नहीं करते हैं, बूढ़े काम कम करते हैं। तो जो नौजवान है वो इस देश सबसे ज्यादा अभी आबादी है, क्योंकि पीछे आबादी बढ़ रही थी तो रोक लगी, तो रोक लगी तो उससे क्या हो रहा है कि अब बच्चे हो रहे हैं कम और युवा हो गए ज्यादा। ये कुछ साल चलेगा और यही वो साल है जो आने वाले 10 वर्ष है। इसी 10 वर्ष में भारत को आगे बढ़ना, और कहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को $2 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है। कई लोगों ने कहा कि संभव नहीं है, मुश्किल है, बनेगा तो जरूर, लेकिन कितना समय लगेगा, ये मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं कि भारत 5 ट्रिलियन होगा कि नहीं होगा, 5 ट्रिलियन का भारत 10 ट्रिलियन भी होगा। यहां तक कि अधिकांश लोग इस बात को स्वीकार करते हैं
कि भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। अमेरिका और चाइना के बाद नंबर 3 पे भारत आ जाएगा। असली संघर्ष वहां से शुरू होगा कि क्या भारत किसी दूसरे स्थान पर आ पाएगा, क्या भारत भविष्य में भी पहले स्थान पर आ पाएगा। इसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ेगी। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो किसान पुत्र होंगे। किसान पुत्र कितने हैं यहाँ पर? वेरी गुड, बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग कृषि से आए हैं। अभी आपके पास एक विकल्प था कि कृषि ही संभालते। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को। कृषि में भारत की अधिकांश आबादी कहाँ संलग्न है? कृषि में संलग्न है। लेकिन कृषि से देश को जो आय है वो है 20%। कितना? 20%, यानी 80% आमदनी कृषि से नहीं है। और 50% से अधिक आबादी कहाँ लगी हुई है? कृषि में लगी हुई है। और अभी मिनिमम कम से कम भी 15 से 20 करोड़ लोगों को कृषि से बाहर निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि जो किसान के जो छोटे होते जा रहे हैं उसमें पूरे परिवार का पालन होना संभव। तुम लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि तुम्हारे पापा की खेती में अगर तुम 3 भाई 2 भाई सब लोग उसी में आते जाएंगे तो धीरे धीरे वो खेत कम पड़ जाएगा। और वैसे भी एक किसान के लिए छोटा छोटा खेत में खेती करना जो है वो फायदे का सौदा नहीं है। जरूरत इस बात की कि सहकारिता में खेती की जाए, कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाए, बड़े बड़े खेत इकट्ठा बना करके उसमें मशीनों से खेती की जाए। प्रोडक्टिवनेस मशीन में बढ़ जाता है। और भारत का किसान मशीन से खेती करता है, हाथ से खेती करता है, हाथ से खेती करता है, प्रोडक्टिव कम होता है। तो जरूरत है। और जब मशीन लगाएंगे तो किसी से लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन उन्हीं लोगों को जैसे लोग आज तुम अपने आप को स्किल करने के लिए आए हो, कि स्किल अगर हो जाएंगे, ये तो देश की आबादी है, देश के लिए वरदान है कि अभिशाप है। अगर इसको स्किल कर दिया जाए, अगर इसके पास क्षमता हो, कमाने का हुनर हो, देश दुनिया के लिए कुछ अर्जन करने का हुनर हो, तब तो ये वरदान है। नहीं तो ये लूट खसोट मच जाएगी, चारों तरफ अनार्किज्म हो जाएगा। जरूरत इस बात की कि युवा को टैलेंटेड बनाया जाए। देखो, दुनिया की आबादी का 16% भारत में। कितना परसेंट? 16%। और दुनिया की आबादी का, दुनिया की जो 2.5% जमीन है वो भारत है कि नहीं? 16% आबादी और जमीन का हिस्सा 2.5%, 2.5। तो केवल 2.5% जमीन है, आबादी है दुनिया का 16%। और पानी दुनिया का है हमारे पास 4%। आबादी 16%, पानी 4%। यानी कि भारत के लिए बहुत जरूरी है कि अपनी धरती का, अपने पानी का संरक्षण किया जाए। अगर हम अपने धरती के रिसोर्सेज का, अपने पानी का, इन सब चीजों का, पर्यावरण का, इसका ख्याल नहीं रखते हैं तो भविष्य का भारत बहुत बदरंग हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर यही कहना है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना होगा। नए भारत का निर्माण तब होगा जब आप लोग, युवा पीढ़ी, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह देश में योगदान देने वाले बनेंगे, देश के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। अभी कल मैंने तुम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाला, सब लोगों ने देखा। हाँ, कितना लोग सोचा कि सर हम बहुत कमजोर हैं, मेरा खून निचोड़ दीजिएगा तो हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हाँ, मेरा खून रिजर्व के लिए रखे रहेंगे हम। अरे बेटा, तुम्हारा खून वैसे भी हर महीने जितना तुम डोनेट करते हो उतना खून हर महीने भी एक्सपायर होता है। और तुम जितना डोनेट करते हो उसको रिकवर करने में तुमको मात्र 12 दिन लगते हैं। 3 महीने के अंदर में तुम्हारे बॉडी में फिर से डिस्चार्जेबल खून तैयार जाता है। उसको वापस से आइडियली डोनेट कर देना चाहिए हर 3 महीने में। नहीं डोनेट करोगे वैसे भी वो खून जो है वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाता है। कल बहुत कम बच्चों ने रिस्पॉन्स किया था, लेकिन मुझे खुशी है कि 8 छात्र आगे आए। एक छात्रा भी थी। वो बच्चे यहाँ पर हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक लड़की भी थी। 1 2 3 4 5 6 लोग अभी आए हैं।
इन्होंने किसी की जान बचाने के लिए अपना खून दिया, है ना। कल मेरे मन में आया कि रक्तदान किया जाए, लेकिन फिर मैं सोचा कि अगर मेरे 1 यूनिट से काम नहीं चलेगा, 16 यूनिट की आवश्यकता है। तो मैंने बच्चों में मैसेज डाला, मुझे उम्मीद थी कम से कम 50-100 लोग आ जाएंगे, तो लोग थोड़ा कल निराश किया। नौजवान खून किस काम का? और देशभक्ति मैंने तो तुमको लिखा भी था कि देशभक्ति सिर्फ डीपी चेंज करने से होती है। बड़ा तुम सब फेसबुक पर व्हाट्सएप पर डीपी चेंज करते हो कि देशभक्त है। हाँ? किस काम का देशभक्ति तुम्हारा जो देश से काम नहीं आया? तो एनीवेज ये बच्चे आगे आए, खाली नहीं किया, सीमेंस की परंपरा जो है वो कायम रही और लोगों ने इस चीज को देखा कि भाई एक आह्वान पर तुरंत से यहाँ पर, और तुम लोग ये कसम खाओ कि आगे से जब कभी अवसर मिलेगा पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा भारत माँ का सपूत नहीं बनेंगे, सपूत बनेंगे। अरे वो खून किस काम का जो देश से काम नहीं आया? हाँ? कभी इस तरह का अवसर मिलेगा तो पीछे हटोगे? आगे से मैसेज डालने का देर है, तुरंत से उधर से टप मैसेज आना चाहिए कि सर हम देंगे खून, हम देंगे खून, हम देंगे खून। समझ लो बात को। तो आज इन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, इनके लिए हमारा हो क्या? हाँ? आ गया है। ऊपर ले आओ। देखो यही भावना देश को मजबूत बनाएगी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे कि देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ता है जब आप सबके बारे में, समाज के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने राज्य के बारे में सोचते हैं, सबके बारे में सोचते हैं और सर्वजन हित में जब आप सोचते हैं और आपके अंदर इस तरह की भावना रहनी चाहिए। और बिहारियों के अंदर तो ये भावना बहुत ज्यादा रहती है। हम जहां भी रहते हैं हम हमेशा अपने चारों तरफ जो लोग होते हैं उनके मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, संकोच आगे बढ़ते हैं। बिहारी होने का मतलब ही है कि दूसरों के लिए, मतलब बुद्धि हमको बोलेगा कम है तो कम है, लेकिन हम दूसरे के लिए अपना जान गंवाने को भी तैयार है। सीमा पे सबसे आगे रहेगा बिहार रेजिमेंट। जो गेटिंग द पॉइंट, बिहार रेजिमेंट पीछे कैसे हो जाएगा? हाँ? बिहार तो वो कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये तुम लोग को हमेशा भावना बना के रखनी होगी। और आज देश की तरक्की में सबसे तेज गति से सहयोग करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार वो राज्य है जिसके चक्कों में जंग लग गया है। खींचने से भी तेज गति से खिंचाता नहीं है। जो गाड़ी चल रही होगी तो कुछ तेज गति से खींच रहे होते हैं, कुछ मीडियम गति से चल रहे होते हैं, कुछ स्लो गति से चल रहे होते हैं। अब कोई अगर ऐसा आ जाए तो उल्टा चले तो कि हम पीछे चलेंगे तो गाड़ी का स्पीड क्या करेगा? कम करेगा। तो औद्योगिकीकरण में सबसे पीछे कौन है? बिहार है। आधारभूत संरचना में सबसे पीछे, शिक्षा के आंकड़े में पीछे बिहार, स्वास्थ्य सेवाओं में पीछे बिहार। ये बिहार भी हमेशा पीछे नहीं था। अगर हम सिर्फ 75 साल पीछे जाए, जब देश आजाद हुआ था, तो सबसे अधिक औद्योगिकीकरण में जो सर्वप्रथम राज्य था उसमें से एक था बिहार। सबसे ज्यादा कल कारखाने, मिनरल, चीनी मिल, शुगर मिल, सीमेंट मिल, बिस्किट कारखाने, ये सब कहाँ थे? खाद्य कारखाने सब बिहार में थे। और आज तुम लोग को हर जिला में दिखाई पड़ता हूँ खाद्य कारखाना बंद है, शुगर मिल बंद है, तो बिहार पीछे हो गया। लेकिन जो बिहार आगे था वो पीछे हो जाने का दोबारा आगे नहीं हो सकता है। जो बिहार का टैलेंट जाकर के बैंगलोर में काम करेगा, पुणे में काम करेगा, एक सॉफ्टवेयर बनाएगा, क्या अगर वो बिहार से सॉफ्टवेयर नहीं बन सकते हैं? स्टार्टअप सारे बैंगलोर में बनेंगे, पुणे में बनेंगे, हैदराबाद में बनेंगे, चेन्नई में बनेंगे, बिहार में स्टार्टअप्स नहीं बनेंगे। तो ये बदलाव लाना है और इस बदलाव को लाने की जिम्मेवारी जो है युवा पीढ़ी पर है, तुम लोगों पर है। और एक बात समझो, इधर ध्यान उधर क्या हो रहा है? देखो भटक गए हैं बच्चे। लाल ऑरेंज पट्टा बांध लेगा कोई और लगा राम भक्त बन गया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
भगा रहा है, वो लगा हुआ अल्लाह अकबर करके हरा पट्टा बांध करके हम भी काट देंगे। अरे कौन किसको काटना है, क्यों काटना है? क्या हम लोग एक दूसरे को काटने वाले हैं? क्या हम लोग कई 100 वर्षों से साथ नहीं रह रहे हैं? क्या हम लोग साथ रहना नहीं चाहिए? अंग्रेज चाहते थे कि नहीं साथ रहे, बंटवा दिया देश को, दो टुकड़ों में बांट दिया। अब तुम लोग क्या चाहते हो? दुनिया को यही मैसेज जाए कि इंडियन कैन नॉट लिव टुगेदर। अंग्रेज कितना खुश हुआ होगा जब उसको समझ में आया कि हम लोग देश को छोड़े, देखो तो मर कट रहा है, किसी को मार रहा है, भर भर ट्रेन लाश आ रही है, लाश जा रही है। ऐसा हुआ था ना? वो चीज उस वक्त हो गई, खत्म हो गई कि आज भी जारी है? कभी दिल्ली में दंगा करोगे, कभी भारत में दंगा करोगे, कभी मुजफ्फराबाद में दंगा होगा। क्यों होगा? सब इंडियन है, क्या हम लोग मिलकर साथ नहीं रह सकते हैं? तुम्हारे क्लासरूम में तुम लोग साथ रहने को नहीं रहते हो। हम लोग यहाँ पर कभी क्लास में सोचते हैं कि मेरे बगल में जो बैठा है ऊंची जात है कि नीची जात है, हिंदू है कि मुसलमान है? फिर तुम लोग इस भावनाओं में ये देखो, ये फूट डालो राज करो की नीति ये अंग्रेजों ने लाई थी ना। अब इस नीति का पालन कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आज भी इस देश में बोलता है कि राज करने का सबसे सरल तरीका क्या है? फूट डालो और तुम अपर कास्ट हो। ये क्या बाबर का गांव है, बिहार का गांव है, ठाकुर का बाबू साहब का गांव है, क्या कहते हैं उसका गांव, यादव का गांव है ना। बांट दो, बांटोगे तब क्या होगा? वोट। हम है नेता बाबर के, हम है नेता ठाकुर के, हम है नेता इसके। अरे तुम क्या नेता बनेगा? तुम देश के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, विकास के लिए कुछ नहीं करेगा। सिर्फ किसकी बात करेगा? जाति की, जाति की बात करेगा। तुम बात करोगे सिर्फ धर्म की, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू जुट जाओ, हिंदू खतरे में है। अरे खतरा आ गया, कहां से हिंदू खतरे में आ गया जी? हाँ, 5000 साल से खतरे में नहीं आए, अब हम लोग खतरे में आ गए हैं। अचानक से हम लोग खतरे में आ गए। बोला बच्चा पैदा करो, मुसलमान ज्यादा हो जाएगा। अरे कहां देश को ढकेल रहा है? समझ रहे बात को? बुद्धिहीनों की जमात सर पे शासन करने के लिए बैठ जाएगी तो देश का ही दुर्दशा होगा। आपको देश के विकास के बारे में सोचना है, हमारा देश आगे कैसे बढ़े इसके बारे में सोचना है, ना कि कैसे आपस में बंटवारा हो। और जो नेता है, जो हिंदू का नेता बन रहा है, जो मुसलमान का नेता बन रहा है, उसको नेता बनने के लिए क्या करना है? घृणा फैलानी है। नेता बनने के लिए क्या करना है? हिंदू के मन में मुसलमान के लिए घृणा, मुसलमान के मन में हिंदू के लिए घृणा, ताकि वो नेता बन जाए। और डर, हिंदू को डराओ, हिंदू डर के रहेगा तो तुमको वोट देगा। मुसलमान डरा हुआ रहेगा तो उस मुसलमान के नेता को वोट, या वो बोलता है कि मेरा मुस्लिम वोट कन्फर्म है। काहे कन्फर्म है? कोई विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं होता है? सड़क बने, पुल बने, स्कूल बने, अस्पताल बने, नौकरी क्रिएट हो, फैक्ट्रीज लगे, देश का एक्सपोर्ट बढ़े, इसके नाम पर पॉलिटिक्स क्यों नहीं होती है? पॉलिटिक्स धर्म के नाम पे होगी। हम ये नहीं गाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम ये खाने नहीं देंगे, हम ये करने नहीं देंगे। हा? एक दूसरे का बुराई करना, एक दूसरे के धर्म के बारे में गलत बोलना, इन सब चीजों से बचो, इन सब चीजों से बचो मेरे बच्चों। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, नहीं तो लड़ जाएंगे, आग लग जाएगी देश में। आओ तो सातों बच्चों को मैं चाहूंगा मंच पे आओ, आ जाइए।
क्या नाम है तुम्हारा? नेहा कुमार। तुम कल पहली बार ब्लड दी कि पहले भी ब्लड दी हो? ऐसा लगा। देखो, ये भगवान कृष्ण की तस्वीर है और इस तस्वीर के साथ मोर पंख भी है और हरियाली भी है सर पर। तो भगवान भी संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण को बचाओ। राहुल कुमार, कौन से बैच में हो और अब कल तुमने ब्लड डोनेट किया, कैसा लगा? ये AKU फर्स्ट है एंड अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम तुम्हारा? शशांक। अरे भाई, इसके साथ खड़े हो रहे, हैप्पी बर्थडे करेगा। Happy birthday to you. विनीत कल सबसे लेट से पहुंचा, लेकिन इसने भी ब्लड डोनेट किया। हम निकल चुके थे। और किस बैच से हो? तो डर लग रहा था? यस सर। क्या नाम है? ज्वेल सर। कल बताओ ब्लड डोनेट को कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हुआ, एनर्जेटिक फील हुआ। तुमने समझता है ब्लड देने के बाद कमजोरी आ जाती है। कोई कमजोर लग रहा है? सब तुमसे ज्यादा मजबूत है। ठीक है, एक एक थैली का रक्त देकर के आया है, उसके बाद भी सब मजबूत है। तुम्हारा क्या नाम है? उत्कर्ष कुमार। कल सबसे ज्यादा डरा हुआ यही था। लेकिन तुमको ब्लड देने के बाद डर लगा फिर? नहीं साहब, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो सिमिज परिवार के अंदर ये जज्बा बना रहना चाहिए और आने वाले दिन कभी भी मैं बड़ा ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन करूंगा और उस दिन जितने भी नौजवान होंगे सब लोग ब्लड देंगे। जो बूढ़े होंगे उनको मैं अलाउ कर दूंगा कि ना दें, बाकी खुदा साहब डोनेट करते हैं। मैं थोड़ा समय लूंगा क्योंकि अभी मैंने पूरा ब्लड डोनेट किया है और ब्लड डोनेशन ड्राइव होगा तो वहां पर मैं चाहता हूं कि बच्चों के साथ स्वयं भी रक्तदान करूं। तो लगभग 2.5 महीने से 3 महीने के अंतराल पर ब्लड डोनेशन ड्राइव सुनिश्चित किया जाएगा और सारे नौजवान ब्लड डोनेशन देंगे। मैं सिर्फ उसका खून नहीं लूंगा जिसको एड्स होगा। बाकी सबको डोनेट करना पड़ेगा। कैसे हो? पीछे सिमेंट में जब ब्लड डोनेशन हुआ था, सिमेंट में जब ब्लड डोनेशन ड्राइव हुआ था तो पटना का रिकॉर्ड बना था। 320 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ था। 4 ब्लड इस बार हम लोग अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, है ना? और हम लोग ऐसा ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाएंगे जिसमें कि पटना के जितने भी ब्लड बैंक हैं, PMCH, जयप्रभा, रेड क्रॉस, माँ ब्लड बैंक और महावीर कैंसर संस्थान, जहाँ जहाँ हम लोग बुलाते हैं, सारे ब्लड बैंक को बुला करके सबको हम लोग ब्लड उनकी रिक्वायरमेंट के लिए देंगे ताकि जो मरीज आते हैं वो उनको कोई रक्त की कमी के कारण कोई मरे नहीं। कोई एक्सीडेंट में आता है, कोई थैलेसीमिया का पेशेंट आता है, कोई डायलिसिस पर होता है, सब जगह रक्त की बहुत आवश्यकता होती है। ये रक्तदान महादान है और इसके लिए तुम लोग आगे रहोगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।